रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 16। ध्वंश अविका को किस कर रहा था। वो अपने हाथ को उसके कमर से ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही उसके हाथ ने अविका के सीने को छुआ, अविका के रोंगटे खड़े हो गए। अविका ध्वंश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है, मगर वो उसे अपनी आगोश में लेते हुए फिर से किस करने लगता है। उसने अविका को उठाकर स्लैब पर बैठा दिया और उसे खुद से चिपका लिया। वो अविका को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे खुद से अलग नहीं कर पाएगा। अविका को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो ध्वंश ने ये देखा और महसूस किया कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। वो हल्का सा उससे दूर होता है और इस बार उसके सिर पर मारते हुए ठंडे भाव से बोला, क्या तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा? तुम अपनी सांस क्यों रोक लेती हो? क्या तुम हमारे रोमांस के वक्त मरना चाहती हो और इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहती हो? अविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ध्वंश के सीने पर सिर रखकर जल्दी जल्दी सांस ले रही थी, जबकि ध्वंश अपनी तीखी आंखों से उसे देख रहा था। उनकी शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक वो अविका के करीब नहीं गया था। ध्वंश ने अविका की हथेली को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे चूमते हुए गहरी आवाज में बोला, बाबी गर्ल, आई वॉन्ट यू। मैंने तुम्हें काफी वक्त दिया, लेकिन अब और नहीं, प्यार से या जबरदस्ती से। आज रात तुम्हें मेरा होना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अविका डर से उसे देखने लगी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे वह बाहर आ जाएगा। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर ध्वंश उसके गालों को अपनी हाथों से पकड़ता है और फिर उसकी आंखों में घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, चिंता मत करो। शुरू में सभी को घबराहट होती है, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि यह मेरा हक है। एक बात और, अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो अंजाम और भी बुरा होगा। फिर मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद भी नहीं पता, इसलिए मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अविका घबराते हुए बोली, मगर ध्वंश ने उसे और करीब खींच लिया, फिर उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, अगर तुम इस तरह बार बार मुझे खुद से दूर करोगी और मना करोगी तो मुझे गलतफहमी हो सकती है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम हर वक्त या तो मॉम के साथ होती हो या फिर कोको के साथ, और जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम दूर भागने लगती हो। कहीं सच में तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं है? इतना कहते ही वो अपनी नीली आंखों से अविका की आंखों में देखता है, जैसे वो उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो और सच जानने की कोशिश कर रहा हो। बेचारी अविका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका स्वामी ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि उसे लड़कियां पसंद है, लेकिन वो उसके सामने गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसलिए शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। मगर वो खुद को शांत नहीं रख पाती और अपने सर को ऊपर करके थोड़ी तेज आवाज में बोली, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वामी। आपको जरूर विनाश जेठ जी में इंटरेस्ट है और विनाश जेठ जी को आप में, तभी तो आप दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ध्वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अविका के गालों को पकड़ते हुए ऊपर किया, फिर एरोगेंट आवाज में कहा, बकवास बंद करो बाबी गर्ल, और कहीं तुम्हें सच में लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं है? अगर ऐसा है तो अपने इंटरेस्ट को यहीं खत्म करो और अपने स्वामी में इंटरेस्ट दिखाओ, पर आज रात तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। इतना कहते हुए उसने अपनी गन निकाल ली और अविका के गालों पर रख दी। अविका डर के मारे अपना सिर हिला देती है। बेचारी ध्वंश से लड़ाई भी नहीं कर पाई कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ध्वंश ने उसकी घबराई हुई हालत को देखकर डेविल स्माइल करते हुए गालों पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल। इतना कहकर उसने अपनी गन वापस रख ली और वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर अविका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी बहुत शर्म आ रही थी। जब उसने देखा कि पास्ता जल रही है तो वो तुरंत अपना ध्यान खाने पर लगा लेती है। ध्वंश जैसे ही किचन का दरवाजा खोलता है, अचानक महसूस करता है कि कुछ गिर रहा है। उसने एकदम से गर्दन नीचे की और देखा कि वो आनवी थी जो गिर रही थी। वो तुरंत आनवी को पकड़ लेता है और हैरान होकर पूछता है, मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आनवी ने हड़बड़ाते हुए उसे देखा। वो इधर उधर नजरें चुराने लगी। भले ही वो सबके साथ थी, लेकिन उसने चुपके से ध्वंश को जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। आनवी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसने कुछ सुना है, मगर वो इस बारे में ध्वंश से कुछ नहीं कहती। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस अपनी मैक्रोनी खाने आई थी, मतलब पास्ता खाने आई थी। ध्वंश ने शक भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, मॉम, आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो? आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आनवी तिरछी नजरों से देखती है कि विनाश आ रहा था।
विनाश ने ध्वंस को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, हमें बाहर जाना है। आनवी के कान खड़े हो गए और वह कान में लगकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। ध्वंस अपनी जेब में हाथ डालकर और सिर हिलाते हुए बोला, बस 1 मिनट। फिर उसने आनवी को घूरते हुए कहा, मॉम, पहले आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता तो आप यहां से जा चुकी होती। आनवी अपनी मुट्ठी मसलने लगती है। उसने देखा कि अनु अंदर आ रहा था तो वह जल्दी से भागते हुए अनु के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़कर ध्वंस की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो, ये मुझे डरा रहा है। अनु बहुत आराम से अंदर आ रहा था, लेकिन आनवी की बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो ध्वंस को घूरने लगा। ध्वंस ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मॉम, आप अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? सबसे पहले ये बताइए, आप क्या छुपा रही हैं? 1 मिनट, आप दरवाजे पर कान लगकर क्या सुन रही थी? आनवी अनु के पीछे छिप जाती है और फिर अपना सिर बाहर निकालकर ध्वंस को देखती है। उसने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ध्वंस अपने सिर को हिला देता है तो आनवी फिर अनु के पीछे छिपते हुए अनु से कहती है, अनु, तुम इन दोनों के पास मत जाना। अंश और विनाश दोनों के पास मत जाना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों हमेशा साथ रहते हैं। आर्या, जो पानी पी रही थी, आवी के शब्द सुनते ही उसका गला सूख गया और सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकल आया। यहां तक कि उसके हाथ से गिलास भी गिरकर जमीन पर टूट गया। विध्वंस सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, लेकिन आवी की बात सुनते ही उसके कदम थिथक गए। कोको आर्या को एक ड्रेस दिखा रही थी, जो अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। विनाशक भी फोन पर किसी से बात करते हुए एकदम से रुक गया। सभी ने अजीब निगाहों से ध्वंस और विनाश को देखना शुरू कर दिया। ध्वंस थोड़े गुस्से में बोला, मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? विनाश मेरा भाई है, क्या आप भूल गई हैं? आवी ध्वंस की तरफ इशारा करते हुए अनु से मुंह बनाकर बोली, देखो, ये मुझे डरा रहा है। अनु, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। अभी मैं किचन के दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी और मैंने सुना था कि अंश और विनाश एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए ध्वंस से आगे गुस्से में बोली, अभी मैंने खुद सुना कि विनाश ने तुम्हें बाहर आने के लिए कहा और तुम भी मान गए थे। तुम दोनों बाहर गलत काम करने जा रहे हो। आवी के इल्जाम से ध्वंस और विनाश दोनों हैरान रह गए थे और दोनों ही स्पीचलेस हो गए। कोको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विनाश के ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो शक भरी नजरों से विनाश को देखते हुए मन में बोली, अंडरस्को, क्या सच में यह एंग्री बर्ड लड़का है? नहीं, नहीं, ये लड़का नहीं है। असल में तो इसे लड़के पसंद है। मैंने नॉवेल में भी पढ़ा था कि जो डोमिनेटिंग टाइप के लड़के होते हैं, अगर वे किसी से प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं तो वे हमेशा उसे फोर्स करते हैं या उसके साथ सोकर शादी कर लेते हैं। यह एंग्री बर्ड आंटी के कहने पर मुझसे शादी कर रहा था। अगर इसे सच में मुझ में इंटरेस्ट होता तो यह मुझे जबरदस्ती पकड़कर शादी कर लेता, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा राज पता चलेगा। अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे तो अविका के हस्बैंड में दिलचस्पी है, मगर मेरी प्यारी अविका का क्या होगा? आर्या का दिमाग उल्टी दिशा में दौड़ने लगा था। वह अचानक खड़ी हुई और सबको नजरअंदाज करते हुए ध्वंस और विनाश से बोली, क्या आवी सच कह रही है? 1 मिनट, ध्वंस, तुमने शादी की है? क्या तुमने इसलिए शादी की ताकि तुम दोनों अपने इस राज को और ज्यादा छुपा सको? उसने अपनी आंखों में शक लिए आगे कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे आवी की बातों पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि तुम लोग हमेशा साथ रहते हो और कभी कभी तो रात रात भर गायब रहते हो। विध्वंस और विनाशक बिना इमोशंस के एक दूसरे को घूरते हुए सभी को देख रहे थे। इस बीच अविका किचन में आराम से अपना पास्ता बनाने में व्यस्त थी। ध्वंस गुस्से में, क्या? विनाश गुस्से में, क्या? फिर दोनों गुस्से से सभी को घूरने लगे। आनवी ने ध्वंस और विनाश की जिंदगी में जो रायता फैलाया था, बेचारे उसे समेट भी नहीं पा रहे थे। वह दोनों ही गुस्से में थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह अपना गुस्सा किस पर उतारे। वह दोनों महल से बाहर जाने लगे थे, मगर वह दोनों साथ में बिल्कुल नहीं जाते। पहले विनाश जाता है और आधे घंटे बाद ध्वंस महल से जाता है। दोनों ने पूरा दिन एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था। ऑफिस का माहौल भी बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। सारे एम्प्लॉय अपने बॉस के अजीब बर्ताव को लेकर थोड़े कंफ्यूज थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थे कि कोई कुछ कह सके।
रात के 10 बजे ध्वंस जब महल वापस आता है तो पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। ध्वंस एक्सप्रेशन लेस भाव से महल के अंदर आता है। उस वक्त उसके शर्ट पर खून के निशान साफ नजर आ रहे थे। रूम में पहुंचते ही उसने देखा अविका बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, मगर अविका को जब एहसास होता है कोई रूम में आया है तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। रूम में थोड़ा सा अंधेरा था, इसलिए वह ध्वंस के शर्ट पर लगे खून के निशान को देख नहीं पाए। ऊपर से ध्वंस ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अविका जल्दी से बेड से नीचे उतरते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि ध्वंस जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। ध्वंस ने शावर को ऑन किया और उसके नीचे खड़े होकर अपने शर्ट को निकालकर फेंक दिया। काफी देर तक वह शावर के नीचे खड़ा रहता है। लगभग आधे घंटे बाद वह अपने कमर पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आता है। ध्वंस ने अपने लंबे बालों में हाथ फेरा और डिजायर भरी नजरों से अविका को देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर अविका की गोरी थाई पर गई, क्योंकि अविका ने नाइटी पहनी हुई थी जो नेट की थी। वो ब्लैक कलर की नाइटी में उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। उसका फिगर इस नाइटी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ध्वंस उसकी तरफ खींचा जा रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम अविका की तरफ बढ़ा देता है। अविका घबराते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगती है, पर अचानक कि वो बेड से टकराकर बेड पर गिर जाती है। उसने बेड के ऊपर अपने पैर को रखा और धीरे धीरे खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है। ध्वंस उसके बेहद करीब पहुंच गया। वो अविका को ऊपर से नीचे तक अपनी डिजायर भरी आंखों से देख रहा था। रूम का माहौल अगले ही पल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ध्वंस अविका के पैर को पकड़कर एक झटके से खींच लेता है। वहीं अविका के रोंगटे खड़े हो गए। ध्वंस अविका के पैर को पकड़ते हुए उसे हल्का सा ऊपर करता है और अपने सर को झुकाकर उसके पैर पर किस कर लेता है। उसके होठों के स्पर्श से ही अविका की आंखें बंद हो जाती है। वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे ध्वंस की बातें याद आने लगती हैं, जब ध्वंस ने उससे कहा था कि आज रात वो उसके साथ क्या करने वाला है। अविका और भी कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्वंस धीरे धीरे अपने हाथ को अविका के पैरों पर फिराते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। जब उसके हाथ अविका के थाई पर पहुंचते हैं तो अविका जल्दी से उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देती है। फिर घबराई हुई आवाज में बोली, अंडरस्को स्वामी। ध्वंस उसकी आवाज में घबराहट को साफ महसूस कर पा रहा था। वो बेड पर अपने पैर को रखकर धीरे धीरे अविका के बगल में लेटने लगता है, मगर वह अपने हाथ को अविका के थाई से नहीं हटाता। ध्वंस अविका के पीठ को अपने सीने से सटा लेता है। उसने इस वक्त टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिस कारण उसका सीना जैसे ही अविका के पीठ से टकराता है, अविका के शरीर में एक अलग ही सिहरन दौड़ जाती है। वह नाइटी काफी ज्यादा पतली थी, जिस कारण अविका की बॉडी को ध्वंस साफ फील कर पा रहा था, इसलिए उसके डिजायर वक्त के साथ साथ और भी साथ बढ़ रहे थे। वो अविका के बालों को उसके कंधे से हटाकर अपने होठों को उसके कंधे पर रख देता है और धीरे धीरे अपने हाथ को और भी ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। ध्वंस के अचानक रुकने से अविका ने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल ध्वंस फिर उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए उसके कान में एक सार्कास्टिक टोन में कहने लगा, तुम्हें पता है, तुम्हारे कुछ शब्दों के कारण पूरे परिवार को लगता है कि मेरा विनाश के साथ कोई चक्कर है। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, क्या तुम जानती हो कि मैंने इस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं किया? ध्वंस ने अविका की गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे महसूस कराया कि उसने आज क्या किया था। अविका का चेहरा लाल हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। ध्वंस उसके करीब आकर फुसफुसाया, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि बोलने से बेहतर है कि उन्हें सबूत दूं। अगर मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूं तो सबको यकीन हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अविका शर्मा गई, मगर कोई जवाब नहीं दे पाए। ध्वंस उसकी इस झिझक को देखता रहा और फिर उसके चेहरे को हल्के से अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराया, तुमने जो गलतफहमी पैदा की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, है ना? अविका के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर ले जाकर उसने उसके नाइटी के बटन खोलने शुरू कर दिए। अविका घबराते हुए कुछ कहने वाली थी, मगर ध्वंस ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, मैं तुम्हारी आवाज तभी सुनना चाहता हूं जब हम अपने रिश्ते में आगे बढ़ें और इस पल को खास बनाएं। इतना कहकर ध्वंस ने उसकी नाइटी के सारे बटन खोल दिए और धीरे धीरे उसके शरीर को महसूस करने लगा। अविका के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने ध्वंस को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ध्वंस ने उसके होठों को धीरे धीरे चूमना शुरू कर दिया और अविका उसकी छुअन में खो सी गई। उसकी मुठियां कसने लगी और वह बेड पर खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। ध्वंस ने उसे अपने पास खींच लिया और अपने होंठ उसके कंधे से लेकर नीचे की तरफ ले जाने लगा।
वहीं दूसरी ओर विनाश अब तक महल वापस नहीं आया था। वो किसी काम में उलझा हुआ था और जब वो काम से फ्री हुआ तो महल जाने के बजाय कोको के घर की ओर चल पड़ा। वो अपनी कार में बैठा था और उसकी नजरें कोको के घर पर टिकी थी। रात का वक्त था और अचानक एक बाइक आकर रुकी जिस पर बैठा एक लड़का बैठा था और उसके पीछे कोको। कोको को देखकर वो लड़का मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। कोको उससे दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं घर भी नहीं पहुंच पाती। वो लड़का हंसते हुए बोला, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थैंक यू मत कहो, बस मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो और मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड से मिलो। वे दोनों बातें करने लगे और लड़के ने कोको से कहा कि वो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए, वरना उसका सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। कोको ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे अपने डैडी की चिंता है, क्योंकि उनके अलावा उसका कोई नहीं है। उनके बात करने के तरीके से ही पता चल रहा था कि दोनों कितने करीब हैं। फिर कोको वहां से जाने लगी। वो लड़का जिसका नाम विराट था, वो कोको को हाथ दिखाकर बोला, अंडरस्को, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम नहीं मानेगी तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। मुझे पता है तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, मगर तुम्हें डर है तुम्हारे डैडी अकेले हो जाएंगे। पर चिंता मत करो, हम सब साथ रह सकते हैं। कोको हंसते हुए बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वही उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर विनाश के सीने में आग उठ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी पकड़ भी स्टार्टिंग व्हील पर कस गई थी। वो अपनी जलती हुई नजरों से कोको को देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसे भाव के जैसे उसे धोखा मिला हो। एक अजीब सी फीलिंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया कि उसे घुटन होने लगी। वो अपने शर्ट के एक बटन को खोलकर गहरी सांस लेता है, मगर जो इस वक्त वह महसूस कर पा रहा था वो उस फीलिंग को दबा नहीं पा रहा था। शायद इस फीलिंग को उसने पहले भी महसूस किया था। विनाश गहरी सांस लेकर अपने अंदर उठ रही भावनाओं को चालाकी से अपने सीने में दबाने की कोशिश करता है, मगर यही भावना उसे अंदर से खोखला कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सीन उभरने लगा। एक लड़की झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी खिलखिलाहट हवा में गूंज रही थी। वह हंसते हुए बोली, विनाश, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल वहां एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और वो सीन एक दर्दनाक याद में तब्दील हो गया। विनाश एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल थीं, मगर अब वो अपनी भावनाओं को छिपाने में कामयाब रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ देखा ही नहीं और सुना ही नहीं। वो बिना किसी भाव के अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। जब वो महल पहुंचता है तो उसके होठों के बीच एक सिगरेट थी। एक हाथ को जेब में डालकर दूसरे हाथ की उंगली में कार की चाबी फंसाया, वो बेहद शांत तरीके से महल के अंदर जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रूम में पहुंचते ही उसकी नज़र कॉफी टेबल पर रखी शराब की बोतल पर पड़ती है। उसने बोतल उठाई और एक लंबा घूंट लिया। फिर अगले ही पल वो बोतल को जमीन पर पटक देता है। शराब की बोतल के टुकड़े बिखर जाते हैं और वो जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में दर्द की गूंज थी। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और तड़प दिखाई दे रही थी। चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी जो उसकी गहराई में छिपे हुए जख्मों को बयां कर रही थी, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ध्वंस कोल्ड नजरों से अविका को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थीं। वो बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ था। अविका की नाइटी अभी भी उसके कंधे से नीचे खिसकी रही थी और उसके गर्दन पर ध्वंस के दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे। ध्वंस एक गहरी सांस लेते हुए अविका के होठों को मसलते हुए बोला, मेरे जज्बातों को भड़काकर तुम सो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत जल्द तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। इतना कहते ही वह आंखें बंद करके लेट गया, मगर उसके डिजायर शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चला गया। पूरी रात वो ठंडे शावर के नीचे ही खड़ा था। अगली सुबह ध्वंस ऑफिस के लिए तैयार होकर जब नीचे जाता है तो उसने देखा कि अविका सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। वो उसे अपनी तिरछी और गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए चला गया। हर कोई उसकी तरफ मुड़कर देखा था। ध्वंस पहले नाश्ता करना चाहता था, मगर सभी अजीब नजरों को देखकर उसे कल वाली बातें याद आ गईं कि उसका विनाश के साथ अफेयर चल रहा है। तो उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और वहां से बाहर चला गया। ये देखकर अविका जल्दी से भागते हुए बाहर गई। ध्वंस कार में बैठता उससे पहले ही अविका जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर परेशान होकर बोली, स्वामी, खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं।
ध्वंश उसे घूर कर तंज कसते हुए बोला, और किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि स्वामी के डिजाइनर को भड़काकर ऐसे सोया नहीं करते। इसका बदला मैं बहुत जल्द लूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते हुए वह जाने लगा। अविका को पता था कि कल उसने गलती की थी, मगर उसे बहुत नींद आ रही थी। वो माफी मांगते हुए बोली, हमें क्षमा कर दीजिए, पर गलती आपकी है। कौन इतनी रात में आता है, और रात में तो इंसान सोते हैं, इसलिए मैं भी सो गई। उसके इस तरह जवाब देने से ध्वंश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। यह महसूस करके अविका जल्दी से अपने हाथ में पकड़े सैंडविच को ध्वंश के हाथ में पकड़ाती है। सैंडविच एक पेपर में रोल है। अविका चिंता करते हुए बोली, आप इसे खा सकते हैं, परंतु ऐसे खाली पेट मत जाइए, वरना भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ध्वंश सैंडविच नहीं लेना चाहता था, मगर जब उसने अविका की उम्मीद भरी नजरों को देखा तो उसने सिर हिलाया। फिर गुस्से में घूर कर बोला, मगर मैं अभी भी नाराज हूं, याद रखना। अविका जल्दी से सिर हिलाती है और ध्वंश वहां से चला जाता है। फिर अविका सोचने लगती है कि वह ध्वंश को कैसे मना सकती है। वह अपने फोन को देखती है, मगर उसे कुछ आता ही नहीं था। फिर उसने देखा कि वो कमांडो वही खड़ा था जो उसे उस दिन रेस्टोरेंट लेकर गया था। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कोको ब्रेकफास्ट करने के बाद मिस्टर भास्कर से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, डैडी, कल रात मैं काफी लेट आई थी। आप पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों लेट आई थी? मिस्टर भास्कर थोड़े नाराज लग रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूं? ये सुनकर कोको उनके हाथों को पकड़कर जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर भास्कर इस बार थोड़े गुस्से में बोले, तो तुम जॉब क्यों ढूंढ रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम पूरा दिन जॉब ढूंढ रही थी ताकि मेरी मदद कर सको, इसलिए तुम रात लेट भी आई थी। मुझे पता है विराट काफी अच्छा लड़का है, मगर कोको, यह मत भूलो, अब हम पहले की तरह नहीं रहे। ये सुनकर कोको को थोड़ा बुरा लगता है, मगर फिर वह रिक्वेस्ट करते हुए बोली, डैडी, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब ढूंढने गई थी। मुझे जॉब मिल भी गई है। मिस्टर भास्कर उसे हाथ दिखाकर गुस्से में बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं और मेहनत कर सकता हूं, मगर तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मुझे पता है तुम्हें किस कंपनी में जॉब मिली थी, मगर तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें जिस रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वह किसका है? वह मेरे बिजनेस राइवल का था। वह तुम्हारे साथ वहां कुछ भी कर सकता था। और क्या तुम्हें पता है वहां कैसे कैसे लोग आते हैं? तुम मुझे ऐसा एहसास मत दिलवाओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। कोको की आंखों में आंसू आ गए। वो मिस्टर भास्कर को समझाते हुए बोली, डैडी, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस नहीं चाहती कि अब आप कम करें। आपकी भी हेल्प सही नहीं रहती है। मिस्टर भास्कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले, कोको, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। कॉलेज जाओ और विराट से बात मत करो। मुझे वह थोड़ा सही नहीं लगता। मैंने मिसेज आर्या को शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि तुम छोटी थी और मैं चाहता हूं तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर तुम बेफिजूल की जिद करोगी तो मैं खुद उनके पास जाकर विनाश और तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दूंगा। इतना कहते ही वो चले गए, क्योंकि मिस्टर भास्कर को लगा कि इस सिचुएशन में उनका कोको के साथ सख्ती से पेश आना बेहतर था। कोको हैरान रह गई थी। अचानक उसकी आंखों के सामने विनाश का चेहरा आ गया, तो वो उसके बारे में सोचने लगती है। पूरे रास्ते वो विनाश के बारे में सोचती रही। यहां तक कि कॉलेज में भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। मिस्टर भास्कर ने उसे वार्निंग दी थी, इसलिए वो विराट से बात नहीं करती। कॉलेज खत्म होते ही कोको 2 बजे जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंची, वो थोड़ी उदास थी। वो रोड क्रॉस करने ही वाली थी कि अचानक एक वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोगों ने उसे अंदर खींच लिया और वैन तुरंत वहां से चली गई। कोको को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिल पाया कि आखिर हुआ क्या है। कोको चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। वह अपने हाथों को चलाते हुए बचने की कोशिश करने लगी, मगर जिन आदमियों ने उसे पकड़ा था उनके लिए कोको को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए एक आदमी जल्दी से कोको के गले की नस को दबा देता है और अगले ही पल कोको बेहोश हो जाती है। वे सभी राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते हैं। फिर पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी जल्दी से किसी को मैसेज करता है। अंधेरा कमरा था जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। तभी किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया और एक परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आए। अगले ही पल कमरे की लाइट जल गई और अंदर आए व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आने लगा।
वो कोई और नहीं बल्कि विनाश था, जिसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और वो किसी सनकी आशिक की तरह लग रहा था। उसका अंदाज हमेशा की तरह मर्दाना और डरावना था। विनाश धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर के पास पहुंचा, जहां कोको बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह भी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। विनाश को देखते ही कोको की आंखों में डर नजर आने लगा। विनाश घुटनों के बल जमीन पर बैठा और धीरे धीरे कोको की ओर झुकने लगा। कोको साफ महसूस कर पा रही थी कि विनाश ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। विनाश ने अपने हाथ को कोको के चेहरे पर फिराते हुए सर्द स्वर में कहा, लिटिल कुकी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मर्दों के साथ घूमने लगी हो। तुम्हें डिसिप्लिन में लाना होगा। ये कहते हुए उसने एक झटके से कोको का मुंह खोल दिया। कोको घबराते हुए चिल्लाई, तारानकन, छोड़ो मुझे। तुम मुझे इस तरीके से किडनैप करके क्या करना चाहते हो, तारानकन? विनाश कोको के बेहद करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें कोको के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे कोको के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शराब और सिगरेट की महक से कोको परेशान थी। विनाश उसकी नजरें देख मुस्कुराया और बोला, तारानकन, तुम्हें जिंदगी भर यही चेहरा देखना है। लिटिल कोकी, नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा, तारानकन। उसने कोको के हाथ पैर खोल दिए। कोको उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, मगर विनाश ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। कोको का चेहरा विनाश के सीने से टकरा गया। वो उसे एक पल के लिए देखती रह गई। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने विनाश के शर्ट का कॉलर पकड़ा और गुस्से से बोली, तारानकन, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? क्या तुम्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं है, तारानकन? विनाश लगातार कोको की आंखों में देख रहा था। उसकी पकड़ कोको की कमर पर कसती जा रही थी, मगर अगले ही पल वो गुस्से में आ गया। उसने कोको का हाथ दबाते हुए उसे बिस्तर पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, तारानकन, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तैयार होने के लिए, तारानकन। कोको कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमरे में 2 लोग आए। उनके हाथों में शादी का जोड़ा और कुछ सामान था। उन्होंने वो सामान बिस्तर पर रखा और तुरंत चले गए। कोको हैरान होकर शादी के जोड़े को देख रही थी। विनाश मुस्कुराते हुए बोला, तारानकन, डियर स्वीट हार्ट, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, तारानकन। वो कोको को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। कोको हैरानी और गुस्से से कांपते हुए खड़ी हुई और बोली, तुम मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। प्लीज ऐसा मत करो। विनाश को गुस्सा नहीं आया। वो आराम से बिस्तर पर बैठा और अपने फोन को निकालकर उसे घुमाते हुए बोला, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। उसके आराम से बोलने की वजह से कोको घबराई नहीं और उसने सच बोल दिया, देखो, तुमसे क्या, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। डैडी भी मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे जाने दो, वरना अगर मैं देर से घर पहुंची तो वह और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। विनाश ने मिस्टीरियस वे में कहा, नहीं, वो नाराज नहीं होंगे क्योंकि वो इस वक्त घर पर नहीं है। ये सुनकर कोको को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी विनाश ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले किया और उसे कोक के सामने दिखाया। विनाश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वीडियो में मिस्टर भास्कर बेहोश होकर एक कुर्सी पर बंधे हुए थे और चारों ओर कई कमांडो खड़े थे जो उन्हें किसी भी पल मार सकते थे। ये देखकर कोको का दिल दहल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्से में वह विनाश से बोली, यह क्या हरकत है? मेरे डैडी को छोड़ो। तुम उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और वह बेहोश क्यों है? तुमने उनके साथ क्या किया है? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विनाश शांति से बोला, तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शादी के मंडप पर आना होगा। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। अगर 5 मिनट में तुम नहीं आई तो मेरे लोग तुम्हारे डैडी को मार डालेंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे लोगों को मारने में कितना मजा आता है। विनाश की बात सुनकर कोको डर से कांपने लगी, लेकिन विनाश अभी भी उसे देख रहा था। तभी विनाश डेविल स्माइल करके बोला, आई डोंट केयर तुम्हारे डैडी मरते हैं या जिंदा रहते हैं, मुझे बस तुमसे शादी करनी है, इसलिए जल्दी तैयार हो। कहकर उसने अपना फोन जेब में रखा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कोको दरवाजे को पीटते हुए बोली, प्लीज मेरे डैडी को कुछ मत करो। विनाश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कोको रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। तभी दरवाजे को किसी ने नॉक किया तो कोको चौंका गई। एक कमांडो दरवाजे के पास आकर बोला,
मैम, 2 मिनट बीत चुके हैं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। अगर आप 3 मिनट में बाहर नहीं आई तो आपके पिता की लाश भी आपको नहीं मिलेगी। ये सुनकर कोको गुस्से में बोली, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? कमांडो बिना किसी भाव से बोला, आप शादी के जोड़े में बाहर आइए। वो चल पड़ा। कोको जानती थी कि विनाश ने कहा है तो वह जरूर उसके डैडी को मार डालेगा। अपने आंसू को पोंछते हुए उसने हार मानते हुए शादी के जोड़े को पहनने की तैयारी की। वहीं विनाश हॉल में बैठा था। उसके पास पंडित जी डरे डरे बैठे थे। मंडप सजा हुआ था और चारों ओर कमांडो खड़े थे। एक कमांडो पंडित जी के ऊपर राइफल तान कर खड़ा था। विनाश की घड़ी में समय लगभग खत्म हो चुका था। वो चुपचाप गिनती कर रहा था। 5, 4, 3, 2। तभी उसकी नजरें कोको पर पड़ी, जो उसके करीब आ रही थी। वो शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विनाश उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ते हुए सर्द आवाज में कहा, लिटिल कुकी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। मुझे लगा था मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, लेकिन तुम आ गई। तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, वो भी रात को। विनाश की आंखों में पागलपन था। अविका इस वक्त आवी के साथ थी। अविका आवी का हाथ पकड़ते हुए मासूम आवाज में बोली, माता श्री, बताइए ना, मैं क्या करूं? स्वामी मुझसे नाराज है। उन्हें कैसे मनाऊं? मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई भी मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं दे रहा। आवी उसकी परेशानी को देखकर सोचने लगी। वो बेड पर बैठ गई, जहां अनु पहले से मौजूद था। आवी ने अनु की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम गुस्सा हो जाते और कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता, तो तुम कैसे मानते? अनु ने आवी की बात सुनी और ठंडी नजरों से अविका को घूरा। फिर वो सीधे आवी की तरफ देखता हुआ बोला, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, तो मुझे उसे मनाने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? आवी ने अनु के कंधे पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें अविका की मदद करनी चाहिए। चलो सोचते हैं कि अंश को कैसे मनाया जा सकता है। अविका का तो दिमाग पहले ही जवाब दे चुका था, क्योंकि उसने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं की थी। वहीं आवी खुद सोचने लगी कि क्या विध्वंस ने कभी उसके लिए कुछ खास किया है। उसने ठान लिया कि अविका को ध्वंस के लिए कुछ खास करना चाहिए। कुछ देर बाद आवी ने अविका से कहा, अंश इस वक्त कहाँ है? उससे फोन करके पूछो कि वो आज फ्री रहेगा या नहीं। अविका ने आवी की बात मान ली। उसने तुरंत फोन निकाला और ध्वंस को कॉल किया। पहली बार में कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, तो उसने दोबारा कोशिश की। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अविका घबरा गई और धीमी आवाज में बोली, स्वामी आप कहाँ हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तो उसने और भी नर्म आवाज में पूछा, स्वामी आप कहाँ हैं और आप घर कब तक आएंगे? कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से ध्वंस की गहरी और कठोर आवाज सुनाई दी, मैं इस वक्त एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। शाम को मुझे आने में देर हो सकती है, या हो सकता है कि मैं कल वापस आऊं। ये सुनकर अविका ने आवी की तरफ देखा। आवी ने मुंह बनाकर कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम है कि तुम कल तक वापस आओगे? और आज क्यों नहीं? कहीं तुमने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? दूसरी तरफ ध्वंस अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ा नीचे देख रहा था। अचानक आवी की बात सुनकर उसकी भौहें तन गईं। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं। पूरे केबिन में खून बिखरा था और उसके कपड़ों पर भी खून के निशान थे। ध्वंस ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह बहुत अर्जेंट है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए मेरा फोन स्विच ऑफ रहे। इतना कहकर उसने तुरंत कॉल काट दिया। फिर उसने केबिन के दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक आदमी रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। ये देख ध्वंस के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो अपनी गन को लोड करते हुए सीधा उसे आदमी के माथे पर शूट कर देता है। फिर डेविल स्माइल करते हुए बोला, ध्वंस सूर्यवंशी के इलाके में आकर उसको मारना इतना आसान नहीं है। इतना कहते ही वो सारी गली उस इंसान के सीने में उतार देता है। फिर एक हाथ से अपने खून से सने कोट को उठाते हुए केबिन से अटैच रूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर वो शावर ऑन कर देता है। पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके कपड़ों को भिगो रही थी। उसके साथ ही उसके शरीर पर लगा खून धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की होली खेल कर आया हो। वहीं दूसरी तरफ आनवी और अविका का मुंह बना हुआ था। आनवी मुंह बनाकर बोली, वो खुद से हमें कुछ नहीं बताएगा। हमें खुद पता करना पड़ेगा इस वक्त ये कहाँ पर है। ये काम शैतान हस्बैंड कर सकते हैं। मुझे शैतान हस्बैंड के पास जाना होगा, लेकिन वह भी जल्दी कुछ बताते नहीं हैं।
इतना कहते हुए वो अपनी नाक को रगड़ती है। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। अविका खुश होकर पूछती है, माताश्री, आपके पास कोई और आइडिया है? आनवी अपने सिर को हिलाते हुए बोली, हाँ। इतना कहकर वो अनु को देखने लगती है। अनु को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो मुस्कुरा देती है। वही अनु अपनी आईब्रो से सिकोड़कर उसे देखता है। फिर आनवी उसके कंधे को थपथपा कर बोली, तुम बिल्कुल ध्वंस की तरह दिखते हो। क्यों न हम तुम दोनों को बदल दें? ध्वंस को जो भी काम है वो तुम कर देना। फिर ध्वंस फ्री हो जाएगा और उसे घर आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो हम शैतान हस्बैंड से कहकर उसे किडनैप करवा देंगे। नहीं, शैतान हस्बैंड कभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे। क्यों न हम ये पता करें कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर वो अपने किसी दूसरे घर में जाता है तो हम उसे बेहोश कर देंगे। पर उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन सा काम करने वाला है ताकि तुम उसकी जगह ले सको। अनु, चलो, पहले तुम्हें उसके जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। इतना कहकर वह अनु के हाथ को पकड़कर ध्वंस के रूम की तरफ जाने लगती है। वही अविका को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह अपने नाखून से बातें हुई बोली, कहीं स्वामी नाराज ना हो जाए, फिर तो मुझे डांट पड़ेगी और माता श्री जी भी फंस जाएंगी। ये सब कहते हुए वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्योंकि अगर ध्वंस को किडनैप करना पड़ा तो ये बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन ध्वंस को बेहोश करना भी आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कोको विनाश से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे छोड़ दे। वह लगातार रो रही थी, मगर विनाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पंडित जी को घूरते हुए कोल्ड आवाज में कहा, मंत्र पढ़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे 2 मिनट के अंदर ही शादी कंप्लीट चाहिए। उसके धमकी देने से पंडित जी और भी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। वहीं कोको एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोली, आखिर तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? इस दुनिया में कई लड़कियां हैं जो तुमसे शादी कर सकती हैं। मुझसे शादी करने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। विनाश डेविल स्माइल करते हुए कसकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है। फिर उसके कान में बोला, किसने कहा मेरा फायदा नहीं है? मैं हर रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। क्या यह मेरा सबसे बड़ा फायदा नहीं है? इतना कहते ही उसके होठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। कोको अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती हूँ? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे डैडी की यह हालत हुई है। तुम्हारी वजह से पूरे परिवार वालों के सामने मेरे डैडी का सिर झुका था। सिर्फ तुम्हारे कारण डैडी के कुछ दुश्मनों ने उन्हें ब्लैकमेल किया। हमारे फैमिली वालों ने डैडी पर दबाव डाला, सिर्फ तुम्हारे कारण, वरना पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, तब से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वरना उससे पहले हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी हमें बर्बाद करके भी शांति नहीं मिली है। कोको लगातार उसे सुनाए जा रही थी। वहीं विनाश इरिटेटेड लग रहा था। वह अपने गन को निकालकर पंडित जी के ऊपर तानकर बोला, जल्दी से शादी करवाओ। उसके बाद वो कोको से बिना भाव देखकर बोला, बस एक शब्द और बोला तो तुम्हारे डैडी के मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। ये सुनते ही कोको डरकर अपना मुंह बंद कर लेती है। वो रोने वाली थी कि विनाश इस बार उसके गालों को जोर से दबाते हुए गुस्से में बोला, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोई रोए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, जब से आए हो बस चिल्लाए जा रही हो। एक शब्द और मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके धमकी देने से कोको अपने मुंह को बंद कर लेती है। तभी एक कमांडो ने टैबलेट को ऑन किया। उसमें दिख रहा था कि मिस्टर भास्कर अभी भी बेहोश थे और उनके आसपास गन लेकर कमांडो खड़े थे। कोको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने के बाद घर पर आते हुए बोले, फेरे के लिए खड़े हो जाइए। विनाश खड़ा हो जाता है। वो कोको को देखा, मगर कोको उठ नहीं रही थी, तो विनाश एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर उसे उठा लेता है। वो पहले फेरे लेता है, मगर कोको बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इरिटेट होकर विनाश उसे गोद में उठा लेता है। कोको अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लेती है। विनाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे फेरे ले रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। फिर 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद वो कोको को नीचे उतार देता है। तभी पंडित जी सिंदूर उसकी तरफ बढ़ाते हैं। विनाश सिंदूर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी मुट्ठी में सिंदूर भर लिया था। फिर कोको को देखने लगा, जिसका सिर झुका हुआ था। उसने कोको को गौर से देखा और फिर एकदम से अपनी मुट्ठी खोलकर उसके पूरे सिर में सिंदूर भर दिया। ढेर सारा सिंदूर कोको के माथे से लेकर नाक तक फैला हुआ था। कोको ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। पंडित जी मंगलसूत्र पहनने को कहते हैं,
मगर उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी मंगलसूत्र नहीं था। पर विनाश ने अपने कमांडो की तरफ देखा। कमांडो जल्दी से अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और वो बॉक्स विनाश के सामने कर देता है। विनाश उसे खोलता है तो उसमें एक अजीब सा मंगलसूत्र था। उस मंगलसूत्र के बीचों बीच बहुत ही स्टाइल से वी लिखा हुआ था और उसके चारों तरफ दो छोटे से ड्रैगन लिपटे हुए थे, जिनके मुंह से आग निकल रही थी, लेकिन दूसरे ड्रैगन के मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था। मंगलसूत्र में एक तरफ ब्लैक और रेड मिक्स में मोती लगी थी और दूसरी तरफ रेड और व्हाइट में। वो मंगलसूत्र थोड़ा यूनिक और डरावना भी था, मगर वो मंगलसूत्र से ज्यादा एक डरावना पेंटेड सा लगता था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी घबराकर बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी। ये सुनते ही विनाश डेविल स्माइल करते हुए कसकर कोको के हाथ को पकड़ लेता है। फिर कमांडो को करते हुए कोल्ड आवाज में ऑर्डर देता है, जाओ और मेरे ससुर जी को पूरे इज्जत के साथ छोड़ दो। उनसे कहना बहुत जल्द उनका दामाद उनसे मिलने आने वाला है। इतना कहते हुए वो कोको के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर कोको की तरफ बढ़ते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कोको अच्छे से समझ रही थी। वो अपनी लाल आंखों से विनाश को देखती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो विनाश उसे कसकर पकड़ते हुए उसके गालों पर हाथ फिराकर उसके ब्लाउज को खोलने लगा। कोको मचलने लगी। ये देखकर विनाश सरकास्टिक टोन में बोला, ओ माय प्रेजेंट वाइफी, मेरे छूने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मगर एक गैर मर्द की बाइक पर बैठकर अय्याशी करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज नॉट फेयर, ये तो मेरे साथ अनफेयर है। कोको को महसूस हुआ कि विनाश क्या कर रहा है, तो वह अपनी जगह पर जम गई। वो विनाश को घूरते हुए पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? बिना जवाब दिए उसे बेड पर फेंकते हुए विनाश ने शर्ट के बटन खोलकर कुछ देर बाद कहा, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? वही जो करते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। कोको पीछे की तरफ खिसकने लगती है। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसकी पकड़ बेड पर कसती जा रही थी। कोको और पीछे जाती इससे पहले विनाश एक झटके से उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है। दूसरी तरफ ध्वंस ऑफिस से निकलकर कहीं जा रहा था। उसकी कार के आगे पीछे कई सारी कमांडो की गाड़ियां थीं। वो अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसे के कान में लगे ब्लूटूथ से एक आवाज आती है, प्रेसिडेंट, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही ध्वंस की आंखें गहरी हो जाती हैं और होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद ध्वंस की कार एक फार्म हाउस पर जाकर रुकती है। ध्वंस कार से निकलते ही बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों से गूगल निकालकर अंदर की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही फार्म हाउस के अंदर पहुंचता है, ठीक उसी वक्त एक कार फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर पेड़ के पीछे रुकती है। उसके अंदर इस वक्त आनवी, अविका, अनु और एक कमांडो था। आनवी विंडो से बाहर की तरफ झांकती है। फिर अविका को घूरते हुए बोली, पहले हमें अंदर जाना होगा, तभी हम उसे बेहोश कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बेहोशी की दवा लेकर ही नहीं आई हूं। इतना कहकर वो कमांडो को घूरते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम लेकर आए हो? क्या इस कार में कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, जैसे टीवी में होता है? उसमें तो बेहोशी की दवा भी होगी ना, या फिर नींद की गोली? कमांडो कुछ कहता इससे पहले ही आनवी फिर से बोली, रहने दो, मैंने टीवी पर देखा है कि लोग फ्लावर वास उठाकर सर पर मारते हैं तो भी लोग बेहोश हो जाते हैं। हम अंश को ऐसे ही बेहोश करेंगे। कमांडो कुछ कहना चाहता था, मगर उसने अपना मुंह बंद रख लिया, क्योंकि वो बताना चाहता था कि यह टीवी नहीं, असल जिंदगी है और किसी को केवल फ्लावर वास मारकर बेहोश नहीं किया जा सकता। अविका घबराते हुए आनवी से बोली, परंतु माता श्री, ये काम तो करेगा ना? कहीं ऐसा ना हो हम सभी फंस जाएं? आनवी अपने कंधे थपथपा कर बोली, चिंता मत करो, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। अब चलो, जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर वो अविका के साथ बाहर आ जाती है और अनु भी उनके साथ था। अनु ने बिल्कुल ध्वंस स्टाइल में कपड़े पहने थे और उसकी जेब में सिगरेट का पैकेट था। ये वही सिगरेट था जो ध्वंस पीता था। ये सब आनवी ध्वंस के स्टडी रूम से चुराकर लाई थी। अविका और आनवी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए फार्म हाउस के पीछे की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है। अनु अपने पॉकेट के एक जेब में हाथ डालकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। उसकी गहरी आंखें आसपास की चीजों को स्कैन कर रही थी, मगर दूर से ही उसने एक ड्रोन देखा था जिस पर गन लगी हुई थी।
ये देखकर उसकी आंखें कठोर हो गईं। लव के चिल्लाने के कारण स्वाति अपने लहंगे को पड़ती है और बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर किसी को नहीं देखा। वही द्रांश अपनी आईब्रो ऊपर करके लव को देख रहा था, जिसके होठों पर एक मुस्कान थी। स्वाति जैसे ही दरवाजे से बाहर निकल गई, लव सेटिस्फाइड होकर रुद्राक्ष को देखती है। फिर द्रांश को गले लगाते हुए आलसी होकर बोली, अंडरस्को, अब मुझे नींद आ रही है, चलो चले रूम में। बाकी सब तो एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। रुद्राक्ष, जो अभी तक शॉक में था, वो गुस्से से लव को देखकर बोला, अंडरस्को, ये तुमने क्या कर दिया है? तुमने स्वाति को मंडप से क्यों भगा दिया? मेरी और स्वाति की शादी हो रही थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लव मुंह बनाते हुए द्रांश से बोली, अंडरस्को, देखो न, ये मुझे डांट रहा, वो भी तुम्हारे सामने। द्रांश बिना भाव से रुद्राक्ष की तरफ देखता है। रुद्राक्ष मंडप से नीचे उतरते हुए द्रांश से बोला, अंडरस्को, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी बीवी ने क्या किया है? इसने मेरी होने वाली बीवी को मंडप से भगा दिया है। द्रांश बिना भाव से बोला, अंडरस्को, क्या तुमने देखा कि उसने हाथ पकड़कर स्वाति को भगाया? या किसी ने भी देखा कि बेबी गर्ल ने स्वाति को धमकी दी कि वो नहीं गई तो वो उसे मार देगी? रुद्राक्ष दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, अगर स्वाति और मेरी शादी आज नहीं हुई तो लव के साथ में। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि द्रांश उसे कोल्ड नजरों से देखते हुए भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, तो क्या कर लोगे? उसी वक्त मिस्टर माहेश्वरी भी गुस्से में रुद्राक्ष को देखते हुए बोले, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी को धमकी देने की? स्वाति मंडप से खुद भागी है, ये उसकी अपनी मर्जी थी, इसमें तुम लव को क्यों बीच में घसीट रहे हो? उसने तो सिर्फ जाने को कहा। वैसे भी स्वाति क्या कोई बच्ची है जो लव की बात मानकर भाग गई? रुद्राक्ष को समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहें। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए मिस्टर माहेश्वरी उससे बोला, अंडरस्को, अंकल, पर लव ने ये सही नहीं किया। मिस्टर माहेश्वरी अपने कंधे को ऊपर करते हैं, फिर बहुत आराम से बोले, अंडरस्को, लेकिन लव ने तो कुछ किया ही नहीं, तो सही और गलत का सवाल ही नहीं उठता। रुद्राक्ष गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी को फेंकते हुए बाहर जाने लगा, मगर उसी वक्त कई सारे लोग अंदर आ जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता बंद कर लेते हैं। ये देखकर रुद्राक्ष गुस्से से बोला, अंडरस्को, मेरे सामने से हट जाओ। लव मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखती है और कुछ इशारा करती है। उसके इशारों को देखकर कोई भी सामने से नहीं हटता, बल्कि और भी लोग आकर रुद्राक्ष को घेर लेते हैं। ठीक उसी वक्त कई सारे आर्मी ऑफिसर भी अंदर की तरफ आने लगते हैं। उन आर्मी ऑफिसर्स को देखकर रुद्राक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। सभी आर्मी ऑफिसर के चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथों में राइफल थी। तभी लव एक आर्मी ऑफिसर को देखकर खुद में बड़बड़ाए, अंडरस्को, आदित्य, यहां पर क्या कर रहा? वो सीरियस होकर आदित्य को देखने लगी। वहीं दक्ष और दिव्य लव के पास आकर खड़े हो गए। रुद्राक्ष उन आर्मी ऑफिसर को देखकर सीरियस होकर बोला, अंडरस्को, यह क्या बदतमीजी है? आदित्य आगे बढ़ते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, बदतमीजी क्या होती है ये तो हम बताएंगे। तुमने एक वायरस बनाया है जो जानलेवा है। यही नहीं, तुम देशद्रोहियों के साथ भी मिले हो। इसकी इंफॉर्मेशन आर्मी को मिली है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। रुद्राक्ष का चेहरा काला पड़ गया। लव द्रांश के गले लगे आराम से उसे देख रही थी। फिर लव मन में बोली, अंडरस्को, ये तो बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मेरा पहला प्लान है। एक बार तुम घर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ वही होगा जो पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ किया था। वो वायरस अब तुम्हें मारेगा। वही स्वाति भागते हुए काफी दूर आ गई थी, पर अचानक वो रुक गई। वो हौंफते हुए रोड के किनारे एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर कंफ्यूज होकर बोली, अंडरस्को, लव ने तो केवल भागने को कहा, लेकिन मैं उसकी बात मानकर क्यों भागी? अब वो शॉक थी, घबराहट से उसके पसीना निकल रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूते हुए गुजरा। तभी स्वाति को याद आता है कि उसने स्वेटर नहीं पहना है। स्वाति अपने सर पर मारते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, ये क्या कर दिया मैंने? ऐसे ही भाग आए। अब क्या करूं? अब तो मुझे ठंड लग रही। अगर मैं वापस गई तो पता नहीं क्या होगा, पर मुझे इतना जरूर पता है, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, वरना वो फिर मुझे ब्लैकमेल करेगा। वैसे भी लव को बचाने के लिए वहां पर कई लोग हैं। वो उदास होकर पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई और खुद को चुन्नी से ढकने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को,
अगर मैं ज्यादा देर बाहर रही थी मेरी कुल्फी बन जाएगी दिल्ली की इस ठंड में। वो कांपते हुए आसपास देखने लगी। वहीं दूर खड़ी एक कार के अंदर ध्रुव बैठा स्वाति को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। वो लगभग 25 मिनट तक स्वाति को देखता रहा। कुछ सोचकर वो कार से निकला और उसके पास जाने लगा। ध्रुव ने मास्क पहना था, चेहरा पर मास्क था। यही नहीं, उसने एक लॉन्ग कोट भी पहना हुआ था। वो रोड क्रॉस करके जैसे ही स्वाति के पास पहुंचने वाला था कि उसने देखा एक और कार आकर रुकी। उस कार से ऋषि बाहर निकला। ऋषि स्वाति के पास पहुंचकर हैरानी से बोला, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वाति जो ठंड से कांप रही थी, वो ऋषि की आवाज को पहचान जाती है, लेकिन उसने सिर उठाकर उसे नहीं देखा। ये देखकर ऋषि के भाव बदल गए। वो सोने हाथ को स्वाति के कंधे पर रख देता है। ध्रुव जैसे ही ये देखता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है, उसकी मुट्ठी भी कस जाती है। ध्वंस बार रूम में बैठा वाइन पी रहा था। ध्वंस के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह किसी गहरी सोच में गुम था। उसके आधे बाल बंधे हुए थे और बाकी बाल उसके कंधे तक लहरा रहे थे। उसकी आस्तीनें बाजू तक मोड़ी हुई थीं। वो अपनी नीली आंखों से लगातार सामने देख रहा था। तभी ध्वंस के पास एक कॉल आया। उसने अपनी नीली आंखों से स्क्रीन पर देखा तो अननोन नंबर शो हो रहा था। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, डी, तैयारी हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर ध्वंस की आंखें सिकुड़ गईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ के इंसान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ध्वंस के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। इसके बाद कॉल कट हो गया। ध्वंस ने एक झटके में वाइन का ग्लास खत्म किया और आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, मगर क्या, यह कोई नहीं जान पाया। दूसरी तरफ आनवी और अविका उस विला के अंदर जा चुकी थी, मगर अनु उनके साथ नहीं था। अविका ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन अनु कहीं नजर नहीं आया। उसने घबराकर आनवी से कहा, माता श्री, ये कहाँ गए? आनवी भी चारों तरफ देखने लगी, मगर अनु कहीं नहीं दिखा। उसने अविका का हाथ पकड़कर कहा, अरे, वो कहीं घूमने गया होगा, अभी वापस आ जाएगा। पहले हमें अंश को बेहोश करना है, तभी तो उसे किडनैप कर पाएंगे। यह अजीब बात थी कि रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला और न ही किसी ने उन्हें रोका, मगर उनके पास इतना दिमाग भी नहीं था कि इस पर सोचें। वे दोनों ध्वंस को ढूंढते हुए पूरे विला का चक्कर लगा चुकी थीं। अविका परेशान होकर बोली, माता श्री, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहे, पता नहीं स्वामी कहाँ चले गए हैं। आनवी अविका का हाथ पकड़ते हुए बार रूम की तरफ बढ़ी। वहां से कुछ हल्की आवाजें आ रही थीं। दोनों दरवाजे के पास खड़ी होकर देखने लगी। उन्हें ध्वंस की हल्की परछाई और उसके बाल दिखे, मगर चेहरा साफ नजर नहीं आया। अविका खुशी से फुसफुसाकर बोली, माता श्री, स्वामी तो यही है, चलिए शराब की बोतल उनके सिर पर मारकर बेहोश कर देते हैं। आनवी ने उसे रोकते हुए घमंड से कहा, धीरे बोलो वरना वह सुन लेगा, उसके कान बहुत तेज है, बिल्कुल शैतान हस्बैंड की तरह। अविका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। बार रूम में हर तरफ वाइन की बोतलें रखी हुई थीं। आनवी और अविका ने देखा कि ध्वंस किसी भी चीज का रिस्पांस नहीं दे रहा। दोनों खुश होकर एक वाइन की बोतल उठा लेती हैं। बोतल आनवी के हाथ में थी। अगले ही पल वहां बोतल टूटने की आवाज आई, मगर इसके बाद वहां और कोई आवाज नहीं हुई। ठीक आधे घंटे बाद कई कमांडो विला के बाहर राइफल्स के साथ खड़े थे। सभी के चेहरे नकाब से ढके हुए थे और सुरक्षा बेहद कड़ी थी। 5 कमांडो विला से बाहर निकल रहे थे। उनके बीच में एक आदमी चल रहा था जो शायद ध्वंस हो सकता है। उसकी आंखों पर चश्मा था, चेहरे पर मास्क और उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था। वो लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। एक कमांडो ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और ध्वंस अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में वे लोग वहां से निकल गए। दूसरी तरफ विनाश कोको के साथ था। कोको पेट के बल बेड पर लेटी थी। उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। विनाश लगातार उसकी खुली पीठ पर किस कर रहा था। कोको अब शांत हो चुकी थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विनाश की ऐसी छुअन से उसका शरीर मचल रहा था। कोको अपने होठों को कस के दबा लेती है। विनाश जैसे ही आगे बढ़ा, उसका फोन अचानक बजने लगा। उसने चौंककर फोन की तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर कर दिया। मगर जब फोन दोबारा बजा, तो उसने इमोशनलेस भाव से स्क्रीन पर देखा। एक अजीब नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कोको की तरफ एक नजर डाली, फिर फोन उठाते हुए भारी आवाज में कहा, व्हाट?
दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर विनाश का चेहरा गंभीर हो गया। वो बेड से उठा, जल्दी से शर्ट पहनी और बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। उसने एक बार भी कोको की तरफ नहीं देखा। कोको उसकी इस हरकत से हैरान रह गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और तकिए में सिर छुपाकर रोने लगी। वो रोते हुए बुदबुदाई, डैडी आप ठीक तो होंगे ना? दूसरी तरफ तारांकन, आनवी और अविका इस वक्त एक रूम में खड़ी होकर खुशी मना रही थी। बेड पर एक आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। आनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हमने अंश को किडनैप कर लिया। वो बेहोश है, लेकिन अब इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएं? वैसे लेकर जाने की जरूरत भी क्या है, यहाँ तो और कोई है ही नहीं। उसने अविका की तरफ देखा और आगे बोली, हम इसे यहीं पर रखते हैं। होश में आते ही यह हम पर गुस्सा करेगा, इसलिए सेफ्टी के लिए शैतान हस्बैंड को बुला लेते हैं। अविका एक्साइटेड में ध्वंस के पास जाने लगी। उसने ध्वंस के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। तभी आनवी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी कुछ मत करो। अगर यह पहले जाग गया तो प्रॉब्लम होगी। पहले इसे बांध देते हैं। और याद है, मैंने कहा था ना, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। आखिरकार इस प्लान को मैंने जो डिजाइन किया था। ये कहते हुए आनवी ने गर्व से अपने कंधे पर थपकी दी। अविका ने एक्साइटेड होकर कहा, माता श्री आप तो ग्रेट हैं। दोनों खुशी से झूम रही थीं। इसी दौरान बेड पर लेटे ध्वंस ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। फिर उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। कोको को एक कमांडो सूर्यवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। वो लोवर और टी शर्ट पहने हुए थी। उसका मंगलसूत्र छिपा हुआ था। वो घबराते हुए बोली, आखिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? वो मुझे मेरे घर पर तो भेज सकते थे ना। पता नहीं मेरे डैडी कैसे होंगे। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अंदर जा रही थी, मगर जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है, वह हैरान हो जाती है क्योंकि हॉल में मिस्टर भास्कर, विध्वंस और विनाशक बैठे हुए थे। वो लोग चाय पीते हुए किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। मिस्टर भास्कर की नज़र जैसे ही कोको पर जाती है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपनी जगह से खड़े होकर बोले, कोको तुम आ गई। उनकी आवाज़ सुनकर कोको अपने होश में आती है और हैरानी से बोली, डैडी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो। इतना कहते ही वह रुक जाती है और जल्दी से जाकर मिस्टर भास्कर को गले लगा लेती है। मिस्टर भास्कर प्यार से उसके माथे पर हाथ फिरते हुए बोले, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? वो सब छोड़ो, विनाश ने मुझे बताया था कि वह तुम्हें एक पार्टी में लेकर गया है। क्या तुम ऐसे पार्टी में गई थी? कोको शौक होकर अपने मन में बोली, क्या कहा पार्टी? तभी मिस्टर भास्कर आगे बोले, उसने कहा था कि उसके एक दोस्त की शादी है और वो शादी में तुम्हें लेकर जा रहा है। कोको स्पीचलेस रह गई थी। फिर अपने मन में गुस्से से बोली, अपने दोस्त की शादी में ले गए थे या मुझसे जबरदस्ती शादी करने ले गए थे? कितने बड़े झूठे हैं ये। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की कि उन्होंने डैडी को किडनैप किया है। यही नहीं, डैडी से भी झूठ बोला कि मैं शादी में गई हूँ। कोको गौर से मिस्टर भास्कर को देखती है। उसके बाद विध्वंस और विनाशक को देखती है। विध्वंस और विनाशक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उनकी आंखों में एक चालाकी साफ नजर आ रही थी। कोको कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर भास्कर की नजर उसके माथे पर गई, तो वो आईब्रो ऊपर करते हुए बोले, ये तुम्हारे बालों में क्या लगा है? कोको जल्दी से उनसे दूर होकर घबराते हुए बोली, डैडी कुछ भी नहीं है। मैं मंदिर भी गई थी दुल्हन के साथ, तो माथा टेकते वक्त कुछ लग गया होगा। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों ना हम अपने घर चले? इतना कहते ही वो मिस्टर भास्कर का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर भास्कर के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। उन्होंने कोको को प्यार से समझाया, नहीं हम अभी अपने घर नहीं जा सकते। वहां पर किसी ने अटैक किया था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मिस्टर सूर्यवंशी ने हमारी मदद की है। हम यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक उन लोगों के बारे में पता नहीं चल जाता जिन्होंने घर पर अटैक किया था। ये सुनते ही कोको के चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज हो गई, लेकिन विध्वंस के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान आ गई थी। कोको रूम में पहुंचते ही विंडो के पास खड़ी हो जाती है। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है, जरूर ये उन एंग्री बर्ड का काम होगा। उन्होंने ही ये सब प्लानिंग की होगी मुझे यहाँ रखने के लिए। पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार बस सामने आ जाए फिर साफ साफ बात करूंगी और मैं शादी को नहीं मानती। कहते ही वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ आवी और अविका ध्वंस को रूम में छोड़कर हाल में आ गई थी।
आवी अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहीं पर उसके साथ रहो, पर उससे बच के रहना। होश में आते ही और राक्षस तो जैसा बर्ताव करने लगेगा, तब तक मैं घर पर जाती हूँ, वरना सभी को शक हो जाएगा। अविका घबराकर आवी के हाथ को पकड़कर बोली, परंतु माता श्री, यदि स्वामी ने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया या मुझे मारकर यही दफना दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वामी बहुत गुस्सा करते हैं। आवी गर्व से बोली, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने भी आज तक शैतान हस्बैंड को बहुत गुस्सा दिलाया है, पर वह कभी भी मुझे मारते नहीं है। अंश भी बिल्कुल स्वामी की तरह है, वो गुस्सा कर सकता है पर मारेगा कभी नहीं। अविका सिर हिला देती है, फिर आवी जिस कमांडो के साथ आई थी उसके साथ चली गई। अविका घबराते में वही बैठी थी, फिर खुद से बोली, स्वामी जब उठेंगे उन्हें भूख लगेगी, तब तक मैं कुछ बना देता हूँ। इतना कहते ही वो किचन की तरफ चली जाती है। अविका ने 1 घंटे के अंदर ढेर सारा खाना बना लिया था। वो खाने को ढकते हुए खुश होकर बोली, अंडिस को सब कुछ स्वामी की पसंद का बनाया है, शायद गुस्सा ना करे। उनके उठने का टाइम भी हो रहा होगा, क्यों ना ब्लैक कॉफी भी बना दूं। इतना सोचते हुए वो ब्लैक कॉफी बनाने लगती है। जब वो ब्लैक कॉफी बना लेती है तो उसे एक मग में डालते हुए किचन से बाहर निकलने लगी, पर अचानक से उसके कदम ठहर जाते हैं और उसकी आंखों में डर नजर आने लगता है, क्योंकि किचन के दरवाजे के पास ही ध्वंस खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसके लंबे बाल कंधे तक लहरा रहे थे, उसका एक हाथ जेब में था और वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी डरावनी लग रही थी कि अविका का दिल डर के मारे धड़कने लगा। उसकी पकड़ मग पर काफी मजबूत पर कर जाती है और वो घबराते हुए बोली, स्वामी आप। ध्वंस धीरे धीरे अविका की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ अविका की धड़कन में भी बढ़ रही थी। वो डरकर पीछे की तरफ जाने लगी। अविका फ्रिज से टकरा जाती है। अब पीछे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो डर कर ध्वंस को देखने लगी जो उसके बेहद करीब आ जाता है। फिर ध्वंस अपने एक हाथ को अविका के किनारे रखते हुए ठंडी आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्वामिनी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।